देश के कानून मंत्री अर्जुन जी मेघवाल, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता सतीश पूनिया जी मौजूद हैं। मुख्यतः आप सबको मालूम है, कल देश के प्रधानमंत्री जी बीकानेर संभाग के बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी राशि की आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पित और शिलान्यास करने आ रहे हैं। पर एक बड़ी सभा नौरंगदेसर में होगी, जिसके अंदर बीकानेर के 200 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले 16 विसद और देश के दूसरे दलित कानून मंत्री, जो हमारे सबके लिए गौरव की बात है, आदरणीय अर्जुन जी को कहूँगा कि वो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में आपको अवगत कराएं। उसके बाद सतीश जी कुछ बात कहेंगे और उसके बाद आपका कोई सवाल होगा तो उसका हम जवाब देंगे। पूनिया जी, सिद्धि कुमारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष दोनों ही, जालम सिंह जी भाटी और विजयाचार्य जी, और सभी साथीगण, आप प्रेस के मित्रों, देखिए, मैं समझता हूँ कि बीकानेर के इतिहास में एक साथ इतनी राशि के लोकार्पण के काम मुझे नहीं लगता हुए होंगे। इसमें नाम हमने हेडिंग दिया है लोकार्पण और शिलान्यास, दोनों दिए हैं। शिलान्यास के दो ही काम हैं। बीकानेर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान वो 471 करोड़ का है, और दूसरा शिलान्यास का एक काम है चूरू से रतनगढ़ रेल लाइन को डबलिंग का, वो 422 करोड़ का है। बाकी जितने भी काम हैं, जो आपको पीआईबी से प्रेस नोट मिला होगा, उसमें 24,300 करोड़ रुपए की राशि इंकित की गई है, जो पीआईबी का प्रेस नोट है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ है। अगर अपन इसको 24,300 को माने और उसमें 471 बीकानेर रेलवे स्टेशन और 422 रतनगढ़ चूरू, ये इतना निकाल दें तो बाकी आप ये समझिए कि लगभग 23,500 करोड़ के लोकार्पण के काम होंगे। बीकानेर के इतिहास में कभी इतने लोकार्पण एक साथ कहीं हुए होंगे, तो 8-10 हज़ार के लोकार्पण के काम इसमें और जुड़ जाएंगे। ये सोलर हब बन गया बीकानेर अब। ये सूरज पहले भी था यहाँ, और ऐसा नहीं है कि सोलर रेडिएशन था नहीं, सूरज तपता नहीं, ये भी नहीं था, लेकिन सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं थी, पॉलिसीज ठीक नहीं थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीतियां अलग तरह की थी। सब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 सालों में चेंज किया, और आप देख रहे हैं कि पूरा बीकानेर क्षेत्र, कहीं आप जाएंगे किसी साइड में, श्रीकोलाई चले जाएं, खाजूवाड़ा चले जाएं, लूणकरण से चले जाएं, अब तो पूरा एरिया ही कवर हो रहा है धीरे धीरे। और इतना सोलर यहाँ आ गया। इसी के कारण ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की। बनासकांठा से चलती है ये, स्टोर चित्तौड़ में होता है थोड़ा, फिर इसके बाद पूरा बीकानेर, और बीकानेर से ही मोगा, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो इंडस्ट्रियाँ हैं उनको यहीं से सोलर पावर जाएगी। हमारे जो पब्लिक मीटिंग है उसमें, जिसका नाम है धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ये प्ले होगा, और ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो हमारे संस्कृति मंत्रालय का है उसके निर्देशन में होगा, और बीकानेर के स्थानीय कलाकार जो ड्रामा और प्ले में रुचि रखते हैं
उनके द्वारा किया जाएगा, विशेष करके लड़कियों के द्वारा। प्रधानमंत्री जी के सामने होगा तो पहले ये पहले है अभी तो कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद कोई चेंज हुआ तो बता देंगे। पर्पज एक है कि धरती माँ कह रही है कि मुझे क्यों खोद रहे हो। धरती माँ कह रही है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे पे यूरिया क्यों डाल रहे हो, मेरी क्या चमड़ी खराब नहीं हो रही है क्या। ये बहुत प्राकृतिक खेती की ओर नौरंग देसर से पूरे देश और संसार को बड़ा संदेश देने वाले हैं। प्राकृतिक खेती की ओर देश बढ़े, जैविक खेती की ओर देश बढ़े, और जो नौरंग देसर एरिया है वो हमारे थार डेजर्ट का भी पार्ट है। वहाँ टिब्बे अभी भी दिख जाएंगे आपको। वहाँ काफ़ी लोग प्राकृतिक खेती करते भी हैं, क्योंकि वर्षा पे आधारित काफ़ी एरिया अभी भी है। कुछ कुओं पर आधारित है, बाकी नहर वहाँ नहीं है। इसलिए प्राकृतिक खेती का विषय यहाँ मीटिंग में भी आएगा और वो प्ले के माध्यम से पूरे सभा में भी आएगा, और वो लाइव होगा तो पूरा देश भी उसको देखेगा। पहला प्ले हुआ था रीवा में, ये दूसरा प्ले बीकानेर में हो रहा है। थीम है एक साइकिल रैली का। ये चूँकि पहले वाले प्रोग्राम में था नहीं, इसलिए मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूँ। 3 ग्रुप होंगे हमारे। प्रधानमंत्री जी हेलीपैड से जैसे ही उतरेंगे उसके बाद वो गाड़ी में बैठेंगे, और एक जो सरकारी कार्यक्रम है उसकी 1 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ एक रोड पे प्रधानमंत्री जी चलेंगे, और ठीक दूसरी रोड उसके साथ ही लगी हुई है जिसको खाली छोड़ी हुई थी अभी, उसमें 150 बीकानेर के छात्र और छात्राएं, वो बीकानेर के हैं, वो पार्टी के नहीं हैं, छात्र और छात्राएं, वो साइकिल पे चलेंगे 50-50 के ग्रुप में। 50 का वो ग्रुप होगा जो यहाँ साइकिलिंग करने के लिए लोग जो साइकिल चलाते हैं सुबह सुबह, और उनका एक क्लब बना हुआ है, एसोसिएशन भी बनी हुई है, उसमें से 50 लोग हैं। 50 लड़के हैं जो साइकिल में रुचि रखते हैं, 18 से 20 साल की उम्र के हैं, वो साइकिल चलाएंगे, और 50 लड़कियां हैं, बीकानेर के हैं सब, ये बीकानेर के, वो साइकिल चलाएंगे। और उनके पीछे जो लिखा हुआ होगा वो जैसे लाइफ मिशन है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, वसुधैव कुटुंबकम है, 1 अर्थ 1 फैमिली है, ये इस तरह का मैसेज है उसमें। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी चलेंगे धीरे धीरे। तो ये भी एक बीकानेर के जो साइकिल चलाने वाले और साइकिल को प्रमोट करने वाले जो हमारे नागरिक हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, साइकिल और आगे साइकिल के लिए क्या क्या हो सकता है बीकानेर में, उसके सारे रास्ते खुलेंगे। एक इवेंट होता है, उसके बाद उसकी जब समीक्षा होती है तो उसके डेवलपमेंट के सारे रास्ते खुलेंगे। तो सूचना आई है उसके अनुसार नितिन गडकरी जी आ रहे हैं उस प्रोग्राम में। अश्वनी जी रेल मंत्री जुड़ेंगे वीसी से। हमारे आर.के. सिंह जी जिनका काफ़ी बड़ा इसमें रोल है, वो भी वीसी से जुड़ेंगे। तो ऐसे काफ़ी लोग वीसी से जुड़ेंगे। और धर्मेंद्र, ये हमारे भूपेंद्र जी यादव, जो ईएसआई हॉस्पिटल का जो 41 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वहाँ एक वर्चुअल प्रोग्राम होगा, फिजिकल वहाँ होगा ईएसआई में, वो दिखेगा वहाँ साहब को, और साहब जो बोलेंगे वो भी, पीएम साहब बोलेंगे वो भी वहाँ दिखेंगे। रेलवे स्टेशन पे एक प्रोग्राम होगा, चूरू रेलवे स्टेशन पे भी एक प्रोग्राम होगा, रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पे भी एक प्रोग्राम होगा। ये कुछ प्रोग्राम वर्चुअल होंगे। कुछ जो ये बड़े बड़े हमारे हब हैं, जिसमें सोलर हब है, हमारा जीसी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ऐसे कुछ जो हैं वहाँ भी कुछ वीसी से कुछ लोग जुड़ेंगे। भूपेंद्र जी वर्चुअल होंगे? भूपेंद्र यादव वर्चुअल है। मंत्री है क्या रहे? मंत्री जी अभी नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, उनका कन्फर्मेशन आ गया, वो आ रहे हैं। एनएचआई का बड़ा ये जो आप बराबर छाप ही रहे हैं, बराबर समझा भी रहे हैं लोगों को, ये भी हमारे बीकानेर के लिए मुझे लगता है कि लाइफलाइन जैसा काम करेगा। अमृतसर से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे चलेगा और जामनगर तक जाएगा। टोटल राशि इसकी 20,868 करोड़ है।
और ये जब बन जाएगा पूरा, अभी जो 502 किलोमीटर का एरिया है जो बीकानेर संभाग में पूरा हुआ है, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जैसे पूरा बन जाएगा उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बहुत से अवसर यहाँ लोगों को मिलेंगे। पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, गुजरात के लोगों को, ये पूरा एरिया मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक कॉरिडोर बन जाएगा आने वाले समय में। इस तरह की लाइफ लाइन होने वाली है। मुझे इस संबंध में इतना ही कहना था। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बीकानेर आगमन राजस्थान में ये पहली बार नहीं है, क्योंकि अक्सर उनके विजिट को चुनाव से जोड़ा जाता है, लेकिन पिछले वर्ष भर में वो 6 बार से भी ज़्यादा आए हैं और अलग अलग अवसरों पर, इसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हर किस्म के कार्यक्रमों में आए हैं। 14 में सरकार बनने के बाद राजस्थान में खास तौर पर जो बुनियादी विकास के लिए मोदी सरकार ने काम किया, जिसमें जन धन से लेके उज्ज्वला से, आयुष्मान से और आवास से तमाम इस किस्म की योजनाओं को राजस्थान के जनमानस को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। उसी तर्ज पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला, वंदे भारत, इस तरीके के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, मसलन पिछले रेल बजट में 9,000 करोड़ का सीधे सीधे राजस्थान को रेल के डेवलपमेंट के लिए देना, वो मोदी सरकार की अपना एक संकल्प और प्रतिबद्धता है। और इस लिहाज से यहाँ बीकानेर में उनका आगमन और बीकानेर के आसपास के विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों का आगमन, ये संकेत करता है कि सभा ऐतिहासिक होगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का राजस्थान के प्रति एक अनुराग है, राजस्थान की जनता का भी उनके प्रति एक विशेष स्नेह है। पिछले दिनों मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने दौसा में आए थे, एक बड़ी ऐतिहासिक जनसभा हुई थी। वो भगवान देवनारायण के प्राकट्य स्थल पर भीलवाड़ा पधारे थे। तो अलग अवसरों पर और जो कमिटमेंट उन्होंने किया आबू रोड में 1 वर्ष पहले कि मैं दोबारा आऊँगा, क्योंकि किसी वजह से वो सभा को संबोधित नहीं कर पाए थे और केवल अभिवादन करके चले गए थे। ठीक 1 वर्ष के भीतर वापस उन्होंने वहाँ उस आबू रोड की धरती पर जनसभा को संबोधित किया। तो राजस्थान के प्रति उनका एक विशेष स्नेह और यहाँ पर उनका आगमन मुझे लगता है इस क्षेत्र के विकास को, तरक्की को और ज़्यादा नई दिशा देगा। जो तैयारियाँ यहाँ पूरे तरीके से की हैं, कार्यकर्ता बहुत नीचे के स्तर का, लगभग दर्जन भर से भी ज़्यादा विधानसभाओं में पूरी अच्छी ताकत से लगे। और मुझे उम्मीद है कि बीकानेर की ये जनसभा, नौरंगदेश्वर की सभा बहुत ऐतिहासिक होगी। मुझे सिर्फ एक बात ही कहनी की बात कही, राजस्थान की सरकार की जो सोलर पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के तहत 13,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी अब उत्पादित होती है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि ज़मीन हमारी है, ज़मीन पर पेड़ जब कटते हैं तो पर्यावरण हमारा ख़राब होता है। और राजस्थान की सरकार की सोलर पॉलिसी के अनुसार हम जो सोलर एनर्जी प्राप्त करते हैं वो सिर्फ 23% करते हैं। राजस्थान की विधानसभा में भी हमने इस मामले को उठाकर कहा था कि अगर 50% की शर्त अपनी सोलर पॉलिसी में सरकार लगाए तो राजस्थान जो हमारा आज एनर्जी डेफिसिट में आता है वो उसको पर्याप्त एनर्जी मिल जाएगी। अडानी जी का अभी MOU सरकार ने किया है, उसमें भी एक बड़ा सोलर पार्क लगाने की बात कही है। उसकी भी जो MOU किया है उसके अंदर भी ये शर्तें नहीं रखी। तो ये मोटी सी एक बुनियादी बात है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का एक कंसर्ट पेपर भी आएगा। और हम वास्तव में, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एनर्जी की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हो गए 23,309 मेगावाट में, पर बिजली की कटौती भी आपके सामने है और बिजली में दी गई रियायतों के बाद बिजली के बढ़े हुए बिल भी आज जनता के हाथ में। हमारा काम पॉलिसी बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी राज्य सरकार का काम है। लेकिन जहाँ जहाँ अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है उसमें पेड़ भी इतने नहीं कट रहे हैं। लेकिन यहाँ शिकायत हमें भी आई है, मैं भी एक दिन देखने गया था, मैंने कहा भी आप अगर पॉलिसी को वायलेट करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो जमीन के नीचे दबा और पॉलिसी को वायलेट करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं भी, लेकिन राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। अब आपका जिप्सम अवैध खुद रहा है ना, यहाँ नहीं रोक रही है ना राज्य सरकार, तो जो जिप्सम खुद रहा है वो भी तो धरती पुकार रही है।
धरती पुकार में एक नहीं है, कई चीज़ें हैं। और इस बात को भी हम मुद्दा बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे केंद्र सरकार के संज्ञान में लाएं 126 किलोमीटर सरहद का खुद जाना, जहां अलग अलग एजेंसी है, सरकार की सरपरस्ती होना। बाकी सब जगह तो है खनन माफिया, पर बीकानेर में 126 किलोमीटर सरहद को 0 से 5 किलोमीटर के बीच में प्रोहिबिटेड है सभी प्रकार की गतिविधियाँ। वहाँ किस प्रकार सरहद खुद गया, इस सवाल को अभी हमने केंद्रीय कानून मंत्री जी को भी कहा है, सतीश जी से भी बात हमने की। हम इसको बनाकर केंद्र सरकार को कहेंगे कि क्योंकि ये सामरिक विषय है, इसलिए कहीं न कहीं हस्तक्षेप करें इसमें। एक सर आप सतीश जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उपनेता था। एक मीटिंग सर्वदलीय बैठक बुलाई, उस बैठक में हमने सवाल यही खड़ा किया था कि GWC ने वो ऐतराज़ किया है डिपेंडेबिलिटी को लेकर जो कांग्रेस के समय में योजना आयोग ने जो निर्धारित मापदंड बनाए थे। 16 राष्ट्रीय परियोजना में जो मापदंड है उनको हमारी ये ERCP का प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता, तो एक उच्च तकनीकी स्तर के अधिकारियों का दल बनाइए, हम भी उसमें साथ चलें। और क्या ऑब्जेक्शन मध्य प्रदेश सरकार के हैं, GWC की हैं, केंद्रीय मंत्रालय के हैं, इन सब पर बात करें। मुख्यमंत्री जी उस पर नहीं आते। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ ये ज़मीनें नीलाम करके और जो अब तक वो अंधाधुंध घोषणा करते जा रहे हैं बिना बजट के, उसकी पूर्ति करनी है। 37,600 करोड़ के अंदर जो बनने वाली परियोजना है, इस परियोजना के प्रति वो गंभीर होते तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर जो परियोजना के प्रति आक्षेप लगे उनको दूर करते। दौसा की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने इंटरलिंक ऑफ रिवर के साथ इसको जोड़कर कहा। उसमें लगभग वो सारी बातें थी जो कमांड एरिया से लेकर पीने के पानी से लेकर इंडस्ट्रियल वाटर तक जो ERCP के मूल प्रोजेक्ट में है, पर उस पर ये जाएंगे नहीं। उसमें 90% पैसा केंद्र सरकार का था, इसलिए इनको झुंझुना बजाना है। ERCP के नाम पर ये ज़मीनें बेचेंगे और ज़मीनों को बेचकर अपने कंसोलिडेट फंड में पैसा रखेंगे और इस ज़मीनों बेचने में भी माफिया लोगों फिर सक्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार का काम ये कर रहे हैं। तो इंटरलिंक ऑफ रिवर का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र सरकार 42,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि देना चाहती है, ये इस राजस्थान की हुकूमत की ट्यूबलर विजन के कारण से नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ उनको बेजा बात नहीं की। अगर हमारा शासन आएगा तो ERCP के प्रति भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ खड़ी है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा है, इसलिए हम इसको लागू करेंगे। इसलिए गजेंद्र सिंह जी के बयान को मैं उस दृष्टि से देखता हूँ, सकारात्मक तौर पर उन्होंने हिम्मत करके कहा कि लाओ सरकार इसको करेंगे। आज की तारीख में गजेंद्र सिंह जी ने अपने इस कार्यकाल के अंदर 9 बैठकें की। 9 बैठकों में ना अधिकारी लोग गए, ना मंत्री गए, ना दूसरे अधिकारी लोग गए। यहाँ तक कि जयपुर में आकर जो बैठक करते हैं उसके अंदर भी उन्होंने रोक लिया मंत्रियों को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। ये गंभीर तो इसमें गंभीरता थोड़ी है। वो जब वहाँ अब प्रसंग बस इस तरह के हम चलते चलते बात कर रहे थे, इस तरह इसमें कोई वो बात नहीं कि इसका राज लाओ, बीजेपी का राज लाओ, ये उसकी प्रतिध्वनि यही थी। इस देश में बोलने की आज़ादी है, लेकिन गाली निकालने की नहीं है। वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हाईकमांड को कंट्रोल करते हैं। जज साहब ने उनको बार बार कहा कि आपको बोलने की आज़ादी है, इसलिए आप कर्नाटका में बोले, लेकिन आपने किसी जाति विशेष को गाली निकाल दी, ऐसा हमें लगता है कोर्ट को, तो आप माफ़ी मांग लो। तो उन्होंने कहा मैं वीर सावरकर थोड़ी हूँ। उन्होंने इतने बड़े आदमी जो स्वतंत्रता संग्राम के हमारे हीरो कहलाते हैं, जिसका कभी इंदिरा गांधी जी ने भी सम्मान किया, जिसकी भी आलोचना कर दी, वो भी उनको पछतावा नहीं, और अपने कहे पे बिल्कुल पछतावा नहीं। तो कोर्ट ने सजा दी, तो सदस्यता चली गई। वो एक नियम बना हुआ है, वो भी इन्हीं के पीरियड का नियम है, जो इन्होंने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था ना, उसी के कारण वो नियम बना था। और उसके बाद अब आज फिर पुनर्याचिका खारिज हुई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने अब बाहर जाके क्या कहते हैं, विदेश की धरती पे जाके, मेरे देश में मुझे भी बोलने की आज़ादी नहीं है। ये कितना झूठ बोल रहे हैं जी। उस सभा में बोले ही तो थे, वो बोलने की आज़ादी थी तभी तो बोले थे वो, लेकिन गाली देने की आज़ादी नहीं है इस देश में। थैंक यू।